नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं टॉप लाइंस पर। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही में विकास दर 7.4% रहने का जताया अनुमान। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और बेहतर मॉनसून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। सरकारी बॉन्ड में निवेश करना हुआ आसान, आरबीआई ने मोबाइल ऐप किया लॉन्च। ऐप के जरिए खुदरा निवेशक अब अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके आसानी से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। मोबाइल ऐप को एंड्रॉइड उपयोगकर्ता प्ले स्टोर और iOS उपयोगकर्ता ऐप स्टोर से कर सकते हैं डाउनलोड। आयकर विभाग ने करदाताओं को ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए 31 मई 2024 तक पैन को आधार से लिंक करने की दी सलाह। आयकर नियम के मुताबिक अगर पैन आधार से जुड़ा नहीं होगा तो दुगनी दर पर काटा जाएगा टीडीएस। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में भारी उठापटक के बाद लाल निशान के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। तो आज की टॉप लाइन्स आपने जानी, क्या कुछ अहम खबर। और सबसे पहले अगर अहम खबर की हम बात करें तो आपको बता दें, आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील करते हुए कहा है जिन्होंने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, वो सभी 31 मई की समय सीमा से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लें, नहीं तो उन्हें अधिक कर का भुगतान करना पड़ेगा। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। आयकर विभाग ने कहा कि 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ना ये सुनिश्चित करता है कि आपको 31 मार्च 2024 से पहले किए गए लेनदेन के लिए निष्क्रिय पैन के कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 ए और 206 सीसी के तहत उच्च कर कटौती या कर संग्रह का सामना नहीं करना पड़ेगा। आयकर विभाग ने एक अलग पोस्ट में बैंक, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा है। विभाग ने कहा है कि एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। एसएफटी को सही और समय पर दाखिल करके दंड से बचा जा सकता है। एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर प्रत्येक डिफॉल्ट पर दिन के लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसएफटी दाखिल ना करने या गलत विवरण दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर विभाग एसएफटी के जरिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेनदेन पर नजर रखता है। और वहीं वैश्विक कंपनियों के चीन से बाहर अपनी आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करने का सीधा फायदा भारत और वियतनाम को मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक नोमुरा की ताज़ा रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अपनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की वजह से वैश्विक कंपनियां भारत को चीन के एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखती हैं। चीन के बाहर आपूर्ति श्रृंखला के लिए भारत के एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरने की वजह सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, रक्षा और ड्रग आदि के लिए अनुकूल मैन्युफैक्चरिंग माहौल उपलब्ध कराना है। नोमुरा का मानना है कि मौजूदा ट्रेंड के मुताबिक भारत का निर्यात 2030 तक 10% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR के साथ 835 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो कि 2023 में 431 डॉलर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई देशों में विभिन्न सेक्टर्स में कई सारे इक्विटी के अवसर हैं। हम भारत को लेकर काफ़ी आशावादी हैं। समय के साथ यहाँ निवेशकों को काफ़ी अवसर मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में आई रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिमी कॉरपोरेट कंपनियों के लिए भारत निवेश की पसंदीदा जगह के तौर पर उभर रहा है। अमेरिकी कंपनी एप्पल और उसके सप्लायर्स ने अगले 2 से 3 वर्षों में भारत में प्रति वर्ष 5 करोड़ स्मार्टफोन बनाने का लक्ष्य रखा है। फॉक्सकॉन की ओर से भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अमेरिका की माइक्रॉन टेक्नोलॉजी की ओर से गुजरात के सानंद में 22,500 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट भी लगाया जा रहा है। मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर प्लांट्स का शिलान्यास भी किया था। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने मोबाइल निर्यात में काफ़ी उछाल देखा है। जानकारों का मानना है कि वित्त वर्ष 2025 और 26 तक भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 300 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं कारोबार जगत पर भी। जी हां, आज के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें, आप देख सकते हैं 18 अंकों की गिरावट, जिसके बाद 22,846 पर फिलहाल हम कह सकते हैं जो गिफ्ट निफ्टी है वो नजर आया। और वहीं अगर बात की जाए सेंसेक्स की, आज जो शुरुआत हुई है 343 अंकों की गिरावट, और उसके बाद ये 74,826 पर फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आया। इसके अलावा निफ्टी 50 की भी हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 82 अंकों की जो गिरावट है वो देखी गई, और ये 22,806 पे आज शुरुआती तौर पर कारोबार करता देखा गया।
अब आइए बात कर लेते हैं आज के टॉप गेनर्स की। कौन सी वो 5 टॉप गेनर्स? हिंडाल्को, सन फार्मा, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल और आईटीसी, जहां पे आज हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो होता नजर आ रहा है। बाजार की अगर मुख्य तौर पे बात की जाए लाल निशान, लेकिन इनमें हमने हरा निशान देखा। टॉप लॉसेस जहां पे आज आप देख सकते हैं लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। इसमें एमएनएम, बीपीसीएल, एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ और श्रीराम फिन, जहां पे लाल निशान के साथ फिलहाल जो कारोबार है वो हमें नजर आ रहा है। और आइए बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। यूएस मार्केट की स्थिति देख लेते हैं। डॉ जोन्स फ्यूचर की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 91 अंकों की गिरावट, जबकि S&P 500 और नेस्डेक में एक जो तेजी है यानी हरा निशान जो है वो हमें फिलहाल यहाँ नजर आ रहा है। इसके अलावा एशियन मार्केट की भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं लाल निशान आपको नजर आ रहा होगा एशियन मार्केट में। निकाई 225 की बात की जाए, हैंगसेंग की हम बात करें या कॉस्पी की अगर बात की जाए तो यहाँ गिरावट के साथ जो कारोबार है वो होता नजर आया। और इसके साथ ब्रेंट क्रूड पे नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं 84.39 डॉलर प्रति बैरल जो क्रूड का भाव है वो दर्ज किया गया और इसमें 0.17 की जो इजाफा है वो भी फिलहाल देखा जा रहा है। और इसी के साथ ही इकोनॉमी टुडे में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। और आइए बात करते हैं आज के फोकस की। विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूती देने का काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आर्थिक गतिविधियां और बढ़ती मांग के कारण खपत में तेजी आ रही है। SBI की एक ताजा रिपोर्ट में भी मजबूत होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संकेत दिया गया है। देश के विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अहम भूमिका है। आज के समय में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अधिक खर्च कर रहे हैं। गांव में न केवल कृषि संबंधी संसाधनों की अधिक बिक्री हो रही है, बल्कि गांव में फ्रिज, दोपहिया वाहन और टीवी की खरीदारी भी सबसे उच्च स्तर पर है। ऐसे में बाजारों में बढ़ती मांग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती नजर आ रही है। साथ ही बढ़ते हुए कृषि उत्पादन और बढ़ती मांग के कारण निजी खपत में भी तेजी आ रही है। तो वहीं साल बेहतर मानसून से भी ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ने का अनुमान है। वहीं SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत नजर आ रहे हैं। SBI का मानना है कि इस साल जनवरी से मार्च के दौरान वैश्विक स्तर पर भी महंगाई में कमी आई है और वैश्विक GDP में मजबूती आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वर्ष 2024 और 2025 में वैश्विक विकास दर 3.2% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल से अधिक है। RBI ने चालू वित्त वर्ष 2024 और 25 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में GDP विकास दर 7.5%
तो पूरे वित्त वर्ष में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 और 24 की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि एसबीआई ने इस अवधि में विकास दर 7.4% रहने का अनुमान जताया है। इस बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 2023 और 24 की विकास दर 8% के स्तर को छू सकती है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार इस साल जनवरी से यात्री वाहन बिक्री, हवाई यात्रियों की संख्या, जीएसटी संग्रह, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, पेट्रोलियम खपत, टोल संग्रह जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डीजल खपत के साथ दोपहिया वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से आर्थिक विकास दर में जब हम इजाफे की बात करते हैं और उसमें जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के योगदान को देखा जाए तो वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी जुड़ चुके हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं जाने माने। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इकोनॉमी टुडे में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, किस तरीके से आपने इसमें बदलाव देखा है? देश की अर्थव्यवस्था में तो हम सभी जान रहे हैं कितना आमूलचूल जो परिवर्तन है वो देखे हैं, लेकिन जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पे किस तरीके से मजबूती नजर आ रही है? देखिए, अपने देश में लगभग 70% लोग अभी भी गांवों में रहते हैं, तो स्वाभाविक है कोई भी आर्थिक उन्नति जो है बिना गांव के नहीं हो सकती जी। लेकिन पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। सबसे पहली बात है कि जो शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य देखा जाता था, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता था जी, गाँवों में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। शहरों में घर बनते थे लेकिन गाँवों में घरों के बनने की जो गति थी वो बहुत कम थी। गाँवों में 3 करोड़ घर बने हैं पिछले कुछ सालों में, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 16-17 लाख करोड़ रुपया केवल गांवों के घरों में उसका इस्तेमाल हो रहा जी। तो इतनी बड़ी मात्रा में जब हम देखते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतने फंड्स इन्फ्यूज हुए हैं, उसके कारण बहुत बड़ी एक बदलाव जो है वो हम देख सकते हैं जी। तो हम ये देख रहे हैं कि केवल घरों के निर्माण का 16-17 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ी अमाउंट है ग्रामीण क्षेत्र के उसके लिए जी। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि गांवों में छोटे उद्योग बहुत पनप रहे हैं जी। ये जो आत्मनिर्भर भारत है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम है, बाकी सब चीजें हैं। अर्थव्यवस्था में, इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस प्रकार का जो बदलाव है जी, वो बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं एक सुखद अनुभव दे रहा है, क्योंकि यदि 70% लोगों का आर्थिक विकास होता है तो उसका असर हम देख रहे हैं कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर भी पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारे ऐसे आर्थिक विश्लेषक, विदेशों से भी लोग इस साल विकास दर को कम आंक रहे थे। एसबीआई के इस जो विकास दर की अनुमान के आने के बाद मुझे लगता है कि उनको अपने सोच में बदलाव करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप ये देखिए कि पिछले साल के जो अच्छे नतीजे हैं और उसके साथ ही साथ जो हमारा ट्विन डेफिसिट कम हो रहा है, यानी अब आप ये देखिए कि पिछले 3 महीनों में जो अंतिम जो 3 महीने थे पिछले वित्त वर्ष के, उसमें हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको डेफिसिट कहते थे अब सरप्लस में चला गया है जी। उधर जनवरी से मार्च के दौरान, हाँ ये जनवरी से मार्च के दौरान जी इस बार सरप्लस में चला गया है। और केवल इतना ही नहीं है कि हमारा जो दूसरा डेफिसिट है, इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो भी बहुत कंट्रोल में है, जिसके कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। आज हम देखते हैं कि पिछले साल की उस 22-23 की तुलना में 23-24 में हमने करीब 18 बिलियन डॉलर सस्ता तेल खरीदा जी। तो बल्कि उससे भी ज्यादा 25 बिलियन डॉलर तेल सस्ता खरीदा।
और बहुत आवक भी आ रही है फॉरेन एक्सचेंज की, वो भी बहुत ज्यादा आ रही है। रुपया भी स्टेबल हो रहा है। पिछले 2 महीनों में रुपया जो है वो 37 पैसे बढ़ गया है, यानी लगभग 0.44% की इसमें वृद्धि हुई है रुपये की वैल्यू में। आप समझते हैं कि पहले रुपया डिवैल्यू करता रहता था, अभी रुपया जो है रिवैल्यू कर रहा है। तो ऐसे सब चीजें जो हैं वो अर्थव्यवस्था की एक, जिसको हम स्ट्रेंथ को दर्शा रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस स्ट्रेंथ के बल पे हम बहुत आसानी से, मुझे लगता है कि ये जो ग्रोथ रेट के आंकड़े आ रहे हैं बहुत सही हैं और इसको हम अचीव कर सकेंगे। जी, विकास दर तो लगातार बढ़ ही रही है और इस वजह से लगातार जो तमाम अलग अलग संस्थाएं हैं उन्हें बदलाव भी करना पड़ रहा है अपने पूर्वानुमानों में। लेकिन जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, और शुरुआत में आपने भी कहा कि जो विकास का रास्ता है वो गांव से होकर गुजरता है, और उसी के बदौलत अब जो विकास है वो हमें गांव में नजर आता है। सरकार की नीतियों की खास तौर से बात की जाए, या इसके अलावा आज के समय में हम कहते हैं कि जो परचेजिंग पावर है वो आम आदमी का बढ़ा है, ना सिर्फ शहरी तबके में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी। हम देखते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात की जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए, ये इसमें एक इजाफा जो है वो लगातार हमें नजर आता है। इसकी बदौलत अगर देखा जाए तो आने वाले समय में जो तेजी है, क्या वो और ज्यादा नजर आएगी? ये सब अच्छे इंडिकेटर्स हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो परचेजिंग पावर बढ़ी है, ज़्यादा टेलीविज़न, ज़्यादा दोपहिया वाहन, इस प्रकार से जो खरीदने की गति बढ़ी है, वो वास्तव में एक सुखद अनुभव दे रही है। और मुझे लगता है कि गांवों में बढ़ती हुई आमदनी और गांवों में होता हुआ निवेश, इसके अलावा अब आप ये देखिए ग्रामीण सड़कें बन रही हैं, गांवों में लोगों को एलपीजी कनेक्शन मिल रहे हैं, गांवों में बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है। ऐसी तमाम जो सुविधाएं हैं जो शहरों में हैं, तो इसलिए गांवों में आर्थिक गतिविधियां बेहतर हो रही हैं। जो सबसे बड़ी बात है ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, लोगों को बैंक की सुविधा नहीं होती थी, आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो इस प्रकार से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी कम हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गांव जो हैं अब आगे आने वाले समय में एक हमारे विकास के केंद्र बनेंगे। केवल शहरों में ही विकास नहीं होगा, गांवों में भी होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये संभव कर रही है कि जो चीज शहरों में हो सकती है वो अब गांवों में हो सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अभी आंकड़े आए हैं ये एक शुरुआत है ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेहतर होती स्थिति की। आगे चल करके हम देखेंगे, क्योंकि गांवों और शहरों की आमदनी में बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को पाटने से ही हम केवल मात्र हम पाटेंगे, उसके कारण ही हमारी जो ग्रोथ रेट है वो आप अभी 7.4%, 5% की बात कर रहे हैं, कहीं 10% तक भी पहुंच सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर इस ग्रोथ में हम खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बात करें, जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, आत्मनिर्भरता जो है वहाँ भी झलकती है। फिर चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम बात करें, जो तमाम योजनाओं का फ़ायदा लेकर जो महिलाएं हैं, देश की आधी आबादी की लगातार जब हम बात करते हैं, उनको जो मौके दिए जा रहे हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं इस विकास के लिए? देखिए, इस सरकार के अंदर मैं खास तौर पर देख रहा हूँ कि जो महिलाओं के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। चाहे वो ड्रोन दीदी की बात हो, चाहे वो लखपति दीदी की बात हो, ये तमाम जो उपाय हैं वो वास्तव में अभी 2 करोड़ लखपति दीदी हो गए और 1 करोड़ का और का अभी लक्ष्य रखा गया है। तो वास्तव में ये जो सभी ये एक कल्मिनेशन होता है। बहुत सारे जो प्रयास चल रहे होते हैं उनका सम्मिलित रूप हमें देखने को मिलता है। तो आज गाँवों में जो महिलाएं हैं उनके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ा है, वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने लगी हैं, और मैं समझता हूं कि महिलाओं की भूमिका विकास में पुरुषों से ज्यादा होती है, क्योंकि पुरुष तो काम कर रहे हैं, महिलाएं जो आधी, जिसको हम आबादी कहते हैं, अगर ये आधी आबादी पूरे जोशो खरोश से इस काम को करने लगे। और वो एक बात और देखी गई है कि इस सरकार के दौरान और उससे पहले भी प्रयास हुए कि जो भी फायदा दिया जाए, जो भी ट्रांसफर्स किए जाएं, या जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, वो सीधा महिलाओं को मिले। तो महिलाओं को जो घर बनाए जा रहे हैं उनकी ओनरशिप भी महिलाओं को दी जा रही है। बाकी तमाम एलपीजी कनेक्शन की ओनरशिप भी महिलाओं को दी जा रही है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो तो एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए हैं। ऐसे तमाम प्रकार के जो प्रयास जो महिला केंद्रित हैं वो इस विकास को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, इस विकास को और आगे बढ़ाने की खासतौर से अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने बताया आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन खासतौर से अश्विनी जी जो आने वाला समय है, क्योंकि ये जो शुरुआती जब 2024 और 25 के जो शुरुआती पहली तिमाही की अगर हम खास तौर से बात करें, जब इसमें इस तरह के सकारात्मक संकेत हमारे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं हम मान के चल सकते हैं कि जो आने वाला पूरा ये वित्त वर्ष है और भी बेहतर रहेगा, और उसी के तहत जो एक लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं कि कैसे देश को विकसित हम कर सकते हैं, उस राह के लिए, और जो देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की बात है, ये कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जिनको जल्दी हासिल कर पाएंगे? मुझे लगता है कि अगले 3-3.5 साल में हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने वाले हैं। मेरे जो आंकड़ों के अनुमान हैं कि हमारा जो अंतर है बाकी 2 मुल्कों के साथ, जर्मनी और जापान के साथ, वो बहुत ही कम रह गया है, और वो बहुत कम जो है उनकी विकास दर जैसे बहुत नीचे है और हमारी विकास दर बहुत तेज है। तो मुझे लगता है कि जो 3.5 साल का हमने पहले अनुमान लगाया था, शायद हम 3 साल में ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो। फिलहाल अश्विनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रोफेसर अश्विनी महाजन हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे किस तरीके से देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो अपना योगदान दे रही है और उसमें मजबूती, मतलब देश की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा मजबूती मिल रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बदलते दौर के साथ टेक्नोलॉजी ने लोगों के जीवन को काफ़ी आसान बनाया है। भारत में करीब 80% नियोक्ता मानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने उन्हें ज़्यादा लचीला बनाने में मदद की है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है। ग्लोबल स्टाफिंग फर्म मैनपावर ग्रुप इंडिया की रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है। ये सर्वे भारत में विभिन्न उद्योगों और संगठनों के विभिन्न स्तरों पर विविधता, इक्विटी, समावेश पहल पर आधारित है। इस सर्वे में 3150 भारतीय नियोक्ताओं को शामिल किया गया। सर्वे से पता चला है कि ज्यादातर नियोक्ता प्रगतिशील नीतियों, स्किल बढ़ाने और लचीलेपन के माध्यम से समानता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं, जिसमें से करीब 77% नियोक्ताओं ने माना कि एडवांस टेक्नोलॉजी लैंगिक समानता में मदद कर रही है, और 74% नियोक्ताओं का मानना है कि एडवांस टेक्नोलॉजी आईटी कंपनियों को, पेशेवरों को जोड़ने में मदद करती है, जबकि 70% का दावा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टूल के कारण बेहतर कैंडिडेट मिलते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 58% नियोक्ता महिला और पुरुष की सैलरी में कोई भेदभाव नहीं करते, जबकि शेष 32% थोड़ा पीछे हैं और 10% ने कोई पहल नहीं की है। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा निवेशकों समेत अन्य के लिए चीजों को सुगम बनाने को कई कदम उठाए। इसके तहत सरकारी सिक्योरिटीज में खुदरा निवेशकों की भागीदारी के लिए मोबाइल ऐप जारी किया गया है। मोबाइल ऐप के जरिए खुदरा निवेशक अब अपने स्मार्टफोन पर मोबाइल ऐप का उपयोग करके सरकारी सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री कर सकते हैं। मोबाइल ऐप को एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले स्टोर और iOS उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मानकों में बदलावों पर मुहर लगा दी है। अब निजी तौर पर जारी इन्विट भी सबऑर्डिनेट यूनिट जारी कर सकेंगे। ये यूनिट किसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की खरीद के बाद स्पॉन्सर या सहायकों को जारी किए जाएंगे। म्यूचुअल फंडों की तरह इन्विट भी यूनिट जारी करते हैं। प्रायोजक का मतलब इन्विट शुरू करने वाली कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ 1 साल के लिए करार किया है। भारतीय कंपनी इस करार के तहत वित्त वर्ष 25 में कम से कम 3 मिलियन बैरल रूसी तेल का आयात करेगी। पेमेंट रूस की करेंसी रूबल में किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस की तरफ से जून 2024 से आगे भी तेल सप्लाई में कटौती जारी रहेगी। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज को रोसनेफ्ट के साथ टर्म डील की वजह से रियायती कीमत पर तेल सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। रेलवे सेक्टर की पीएसयू कंपनी आईआरसीटीसी ने वित्त वर्ष 24 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए रिजल्ट्स जारी किए हैं। आईआरसीटीसी ने बताया कि वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट मुनाफा 2% बढ़कर 284.18 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 278.79 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 24 की जनवरी-मार्च तिमाही में उसका रेवेन्यू 1154.77 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 965.01 करोड़ रुपए था। इस लिहाज से आईआरसीटीसी के रेवेन्यू में करीब 19% की बढ़ोतरी हुई है। आईआरसीटीसी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 4 रुपए का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज के लिए सफल बोलीदाता
जालान कलरॉक गठजोड़ ने NCLAT के समक्ष दायर अपनी अर्जी को वापस ले लिया। इस याचिका में जेकेसी ने ऋणदाताओं को भुगतान किए गए 200 करोड़ रुपए एक एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करने की मांग की थी। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण की तरफ से जेकेसी को कोई राहत देने से इनकार करने के बाद यह याचिका वापस ली गई। अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरमैन न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है। यूरोप की वाहन कंपनी स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया ने साल 2009 में चाकड़ संयंत्र में अपने परिचालन की शुरुआत के बाद यहां 15 लाख से ज्यादा वाहन बनाए हैं। इनमें फॉक्सवैगन और स्कोडा की स्कोडा कुशाक, स्लाविया, फॉक्सवैगन टाइगून जैसे मॉडल शामिल हैं। यह कंपनी की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है, जिसमें वो 30% से ज्यादा कार उत्पादन करीब 40 वैश्विक बाजारों में निर्यात करती है। तो जाना आपने क्या कुछ खास आज कारोबार जगत में, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आगे आप देखिए न्यूज़ एट 10 मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।